अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं एक्चुअली यहाँ पर यूके पहुँच गया हूँ और लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सका पाकिस्तान टू यूके, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई हैं। मैं एक्चुअली सफ़र में था और इस वजह से मैं बना नहीं सका, तो चीज़ें वगैरह इधर उधर की थी, तो एक्चुअली मैं अकेला भी था तो इसलिए मैं बना भी नहीं सका। तो एवेंचुअली मैं उसकी थोड़ी बहुत क्लिप्स आप लोगों को अपलोड कर दूँगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में आप बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान से यूके कैसे पहुँचते हैं ऑन स्टडी वीज़ा, क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ के हटते हैं और फिर कहते हैं कि हमने यूके जाना है और यूके जाने का तरीका नहीं पता होता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम जो है जल्दी से जल्दी कवर अप करेंगे ब्रीफली कि यूके कैसे पहुँचे जा सकते हैं, क्या क्या मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, प्रोसेस क्या होता है पूरा। तो शुरू करते हैं। पहले आपको जो है ना देखना पड़ता है कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करनी है। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले बेस्ट जो है, मैं आपको एक लिंक देता हूँ, वो उसका नाम है यूकैस के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम होंगे, सारे कोर्सेज़ होंगे, आपने जो पढ़ा होगा पीछे। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप फर्दर मास्टर्स या बैचलर्स के लिए वही चूज़ करें, क्योंकि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। आपने पहले पिछला वो भी ही पढ़ा होगा, तो आपको पढ़ने में इतनी सीमलेस ट्रांजिशन होगी आपके यूके के अंदर, तो आपको एक नई चीज़ नहीं लगेगी। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ यूकैस की वेबसाइट में जाएँ, वहाँ पर यूनिवर्सिटी सर्च करें कि आपको कौन सी अच्छी सिटी प्रेफरेंस देखें, आपको कौन सी सिटी प्रेफरेंस अच्छी है। लंदन जाना है, आपके कहीं रिलेटिव्स रहते हैं, आपने उनके साथ रहना है या फ्रेंड्स के साथ रहना है, जैसे भी आप वहाँ पर देखें, यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग देखें, उनकी कोर्स देखें, कोर्स कंटेंट कैसा है उनका, उनकी टॉपिक्स क्या है, उनके अंदर कोर्स मॉड्यूल्स क्या हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप चूज़ करें। तो फिर उसके बाद जो है अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करें। अब एप्लीकेशन की बात आती है, तो यूकैस के अंदर एक्चुअली एप्लीकेशन कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए एक बड़ा ड्रॉबैक है कि वो सिर्फ ओनली फॉर सितंबर इनटेक है। वहाँ पर आप सिर्फ सितंबर इनटेक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप कंसल्टेंट के पास ना जाए। कंसल्टेंट के पास अगर आप जाएंगे तो फिर वो एक ही चीज़ कहेंगे कि आपको एक कोर्स ऐसा पकड़ा देंगे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में, किसी ऐसी लोकेशन में जहाँ पर ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ना कोई स्टडी लाइफ अच्छी होगी, ना आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी होगी। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आप खुद चूज़ करें, खुद से स्टडी करें इसके लिहाज से। तो यूकैस के अंदर आप 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अराउंड आई गेस 26 पाउंड्स लगते हैं, कोई 13-14 हज़ार रुपये लगते हैं। 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं आप, और जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, आपके पास अनकंडीशनल ऑफ़र आ जाएगा। अनकंडीशनल ऑफ़र पर आपको जो उनकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो पूरी करनी पड़ेगी, जैसे कि आइल्स हो गया, आपको आइल्स का टेस्ट देना होगा, उनका मिनिमम स्कोर उन्होंने बताया होगा। फिर मिनिमम डिपॉजिट होगा, मिनिमम डिपॉजिट ऑलमोस्ट 60 to 70% होता है हर यूनिवर्सिटीज़ का, तो कम से कम आपको वो पे करना होगा। और उसके अलावा आपको टीबी टेस्ट क्लियर करना होगा। टीबी टेस्ट मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट होता है, वो भी आपको क्लियर करना होगा। इसके अलावा फिर आपको जब आप ये चीज़ें सबमिट कर देंगे, आपके पास एक कंडीशनल फाइनल यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आ जाएगा मेल के थ्रू, और फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। स्टडी वीज़ा के लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ चाहिए, वो सबसे पहले ये है कि आपके पास IHS की फ़ी पेमेंट चाहिए होगी। IHS की फ़ी पेमेंट करेंगे आप जितना भी कोर्स ड्यूरेशन है उस साल के मुताबिक आप उसकी फ़ी पे करेंगे। वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, वीज़ा पे करने से पहले ही होती है। फिर वीज़ा एप्लीकेशन की वीज़ा एक एप्लीकेशन होती है, वो वीज़ा लिंक होता है, मैं आपको वो भी लिंक में शेयर कर दूंगा। वो पूरा वीज़ा, स्टडी वीज़ा के लिए एक अलग से गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, वहाँ पर डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। 500 पाउंड की उसकी फ़ीस होती है एंड ऑल दैट। फिर उसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस अगर आप बात करेंगे तो जो यहाँ पर कल्चर है यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, वो ये है कि 12,000 से शुरू होती है, कम से कम 12,000 से शुरू होती हैं, और वो जाती हैं 17,000 तक, 13,000 तक, 14,000, 15,000 इतनी तक जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 13-14 हज़ार आप इतनी की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस से सिलेक्ट कर लो। ज़्यादा मत करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है क्योंकि आपने यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस फिर उतारनी है, इस तरह करके फिर आपको ही मुश्किल होगी। सबसे मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, रखवानी होती है आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई करने से पहले तकरीबन 28 डेज़ तक, ताकि वो मैच्योर सके। उसके अंदर कितनी की अमाउंट होनी चाहिए वो मैं आपको ज़रा ब्रीफली बता देता हूँ कि रिमेनिंग फ़ीस जो होती है, आपने जो इनिशियल डिपॉजिट तो पे कर दिया होता है, जो बाकी फ़ीस बची हुई है वो फ़ीस, और प्लस मेंटेनेंस अमाउंट का मतलब ये होता है कि जो लिविंग एक्सपेंसेस जो आपकी यहाँ पर रहने के खर्चे हैं वो कितने के होने चाहिए। तकरीबन वो 9 मंथ्स के होते हैं, और वो 9,000 समथिंग अमाउंट है उसकी, उन्होंने वेबसाइट में भी बताई हुई है। और वो प्लस आपकी रिमेनिंग फ़ीस वो मिला के आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट
में शो करवानी होती है 28 डेज़ मैच्योर हो गए। तो आपको जैसे ही अब अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी स्टडी वीज़े के लिए, वहाँ पर आप जो है उसकी बैंक स्टेटमेंट भी की एक जो स्टेटमेंट होती है वो अपलोड करेंगे, प्लस उसके साथ आपको एक पेरेंट्स का कंसेंट लेटर होता है वो भी आपको चाहिए होगा। वो भी आप किसी जुडिशल एरिया से जाएँ, वहाँ पर वो बन सकता है, वहाँ पर वो लॉयर्स आपको बना के दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टडी वीज़ा के एप्लीकेशन के बाद 2-3 स्टेप्स होते हैं। या तो आपका जो है ना NSF मेल आ जाती है। NSF मेल क्या होती है कि नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल। उसमें क्या होता है कि अगर उनको UK एम्बेसडर्स को लगता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो है ज़्यादा फर्दर जानी है, बहुत इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो वो NSF में डाल देते हैं और आपको जो स्टडी वीज़ा मिलता है वो बहुत देर बाद मिलता है। तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपका इंटरव्यू भी आ जाए। इंटरव्यू बाद उसी पर केस डिपेंड करता है कि अगर आपका इंटरव्यू आएगा नहीं आएगा। तो केस टू केस वेरी करता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा NSF मेल आई थी मुझे, जिस दिन मेरी बायोमेट्रिक हुई थी उसके अगले दिन ही मुझे NSF मेल आया था, और उसी वक्त मुझे ना TB टेस्ट का जो रीस्कैन होता है वो मुझे उसके लिए कहा गया था, तो मैंने उसी वक्त कर दिया था। लेकिन मुझे इंटरव्यू की मेल नहीं आई। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि केस टू केस डिपेंड करता है। अगर आपका सब कुछ ठीक है, आपका सारा प्रोसेस ठीक है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, वैलिड हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके नाम पर है, पेरेंट्स के नाम पर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका गैप ये बहुत ज़्यादा है तो मे भी शायद आपको वो इंटरव्यू ले सकते हैं। हाँ, स्टडी वीज़े के लिए एक चीज़ मैं भूल गया, कैश लेटर आपको बहुत लाजमी। कैश लेटर एक फ़ाइनल एप्लीकेशन लेटर होता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है कि आप स्टूडेंट हैं, आपने सीट रिज़र्व कर ली और आप फर्दर आप एलिजिबल हैं स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो वो कैश लेटर भी बहुत लाजमी होता है। तो जैसे ही आपका स्टडी वीज़ा लगेगा, आपको पासपोर्ट कलेक्शन मेल आएगी आपको। वो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो आप डायरेक्टली आप जो है एम्बेसी से जाके आप ले सकते हैं, या फिर सेकेंडली आप डिलीवर करवा सकते हैं अपने घर कोरियर के ऑप्शन के थ्रू। तो मैंने पर्सनली जो है ना जाके मैंने लिया था, क्योंकि कोरियर ज़रा एक्चुअली लेट हो जाती है, और फिर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी कि मैं खुद ही जाके वहाँ से लूँ, ये ना कि मैं कोरियर के थ्रू से करवाऊँ। तो एक कोरियर के पैसे भी लग जाते हैं, अराउंड आई गेस 8 पाउंड लग जाते हैं, तो तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं कोई 6-7 हज़ार लग जाते हैं। तो अगर आप लाहौर में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, या कराची में रहते हैं, या मीरपुर पे रहते हैं जहाँ पर ये एम्बेसीज़ हैं, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली जाके उनसे ले सकते हैं। जिस दिन आपने पासपोर्ट कलेक्शन मेल आना है उसी दिन ही आपने जाना है, उससे पहले नहीं जाना। क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे थे वहाँ पर, वो उनको कलेक्शन मेल ही नहीं आई थी और वहाँ पर वो पहले ही चले गए थे, और इतनी लंबी लाइन इंतज़ार करके उनको फिर भी कोई पासपोर्ट नहीं रिसीव हुआ था। तो जिस दिन आपको पासपोर्ट कलेक्शन मेल आएगी आपने उसी दिन ही जाना है। तो मुबारक हो, आपका पासपोर्ट भी मिल गया, उस पर UK का वीज़ा स्टैम्प भी लग गया, आप एलिजिबल हैं जाने के लिए। और उसके बाद आपने एक टिकट पकड़नी है, आपने सामान पैक करना है, और सामान पैक करके अपनी अकोमोडेशन जो आपने ली होगी वो आपने वहाँ पर फ्लाई करना है अपने एयरपोर्ट में। उस एयरपोर्ट में अगर मैं आपको एक प्रेफरेंस दूँ, मैं जिस एयरपोर्ट से मैं आया था वो था स्टैनस्टेड एयरपोर्ट, लंदन से थोड़ा सा दूर है, आउटस्कर्ट्स में है, तो लेकिन वो एयरपोर्ट अच्छा है। ज़्यादातर इतने सवाल जवाब नहीं पूछते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं पासपोर्ट जो कंट्रोल ऑफिस होता है वो पासपोर्ट इतना कोई सवाल जवाब नहीं पूछते, तो और इतना कोई रश नहीं होता वहाँ पर, इजी सीन है वहाँ पर। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप किसी और बाहर किसी और कंट्रीज़ किसी और सिटीज़ में हैं तो वहाँ पर आप स्टैनस्टेड एयरपोर्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बर्मिंघम में, बर्मिंघम का भी आई गेस एक अपना सा अलग से एयरपोर्ट है, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हीथ्रो एयरपोर्ट ही जाना हो। जल्दी से मैंने ये ब्रीफली आपको बता दिया। अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में अगर आप बता सकते हैं मुझे कि आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, आपको क्या यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू आएगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, ताकि आपको सही से पता चले। ये टोटल मैंने आपको बता दिया। तकरीबन इसकी कॉस्ट जो है डिपेंड करती है आप कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो, कितनी की उसकी फ़ीस है। तो IHS फ़ीस एक्चुअली बढ़ चुकी है इस साल, 776 पर ये थी, पहले आई गेस 400 थी, तो इस वजह से कॉस्ट एक्चुअली बढ़ चुकी हुई है यहाँ पर आने की। तो अराउंड आपके कम से कम यहाँ पर UK पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 60 to 70 लाख पड़ जाएंगे आपको। 65 या 60 तो पड़ ही जाएंगे आपको। तो एनीवेज़ ये था इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए, ताकि मैं वो भी माइंड में रखूँ और उन वीडियोज़ के उसके लिए मैं बना लूँ। एनीवेज़, अल्लाह हाफ़िज़।